हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास में हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इतिहास है क्या, इसका क्या महत्व है। और जो एक विवाद का विषय हमेशा बना रहता है, हमारे समाज में दो पक्ष के लोग हैं। कुछ विद्वान लोग हैं जिनका मानना है कि इतिहास की पढ़ाई बेकार है, ये स्टूडेंट्स का, छात्रों का सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। इतिहास के पढ़ाई में समय ना बर्बाद करा के छात्रों को विज्ञान के बारे में, टेक्निक के बारे में पढ़ाना चाहिए। वहीं एक समाज का एक दूसरा वर्ग भी है जो इस बात के विरोध करता है। उनका मानना है कि नहीं, इतिहास यानी हिस्ट्री का पढ़ाई होना चाहिए और ये ज़रूरी है। दोनों ही पक्ष के लोग अपने अपने तर्क देते हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जानते हुए, इतिहास का क्या है नहीं इसका परिचय जानते हुए, इसका महत्व को जानेंगे, इसका दर्शन को समझेंगे और ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, क्या ये ज़रूरी है या नहीं है, उसको समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो है सबसे फर्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंसेंट हिस्ट्री का क्लास ऐसे शुरू भी है, मैम ले रहे हैं। और मॉडर्न के बाद फिर जो है मेडाइवल और एंसेंट पर भी अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, चूँकि मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में, इतिहास का परिचय में। और पहले समझते हैं कि इतिहास है क्या। अगर मेरे शब्दों में पूछा जाए इतिहास क्या है, तो मेरे शब्दों में है कि इतिहास एक दीपक की तरह होता है, जो आपको, जो भविष्य को, वर्तमान को दिखाता है, जो आपको वर्तमान को ये दिखाता है कि आपको भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा समझते हैं। 1990 में जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, इतना ज़्यादा खराब कि हमारे पास भुगतान राशि मात्र 15 दिन का बचा था, 15 दिन या 1 महीना। तब हमारे पास उस समय क्या किए, हम लोग अपना सोना गिरवी में के रखे और फिर कुछ फंड जमा किए, डॉलर। अब था गया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब क्या किया जाए। तो उसके बाद रास्ता या विनिवेश, कि आपके पास दो रास्ता है कि आप अपने जो इकोनॉमी का जो द्वार है उसको खोलिए, डोर को खोलिए और बाहरी कंपनियों को आने को मौका दीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर हमारे जो देश है दो भागों में बढ़ गया। एक भाग कहने लगा नहीं, ये रिस्क होगा, क्योंकि एक बार हम लोग एक विदेशी कंपनियों को जब हम लोग स्वागत किए थे केरल के तट पर, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत खराब नतीजा हुआ। हमारा देश कम से कम वर्षों, सैकड़ों वर्ष, 1-2 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्ष गुलामी का जो होता है स्वाद चखा। राजनीतिक रूप से गुलाम रहे, आर्थिक रूप से गुलाम रहे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सांस्कृतिक पर भी पड़ा, हमारी देश की सांस्कृतिक छवि पर भी पड़ा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डर था, एक वर्ग था कि नहीं भाई ये तो ज़रूरी है, नहीं करेंगे तब भी हालत ख़राब हो जाएगी। तब क्या किए, एक उपाय ढूंढे। तब एक उपाय क्या ढूंढे, ठीक है विदेशी कंपनी आएगी, लेकिन पहले वो देसी कंपनी के साथ समझौता करेगी। जब देसी कंपनी के साथ समझौता कर लेगी, उसके बाद जो है हम लोग जो है उसको यहाँ पे मौका देंगे। जैसे होंडा आया, वो हीरो के साथ जुड़ा यहाँ का। इसका दो फायदा हुआ, साथ में देसी कंपनी भी रहा। उनको उस समय हम लोग कितना दिए थे, मात्र 26% दिए। उस समय एफडीआई कितना था, 26% हम लोग दिए थे उस समय। तो 26% हम लोग मात्र दिए। देसी कंपनियों के साथ जुड़ना होगा। इसका एक फ़ायदा रहा कि हमारे देसी कंपनी भी बूम किया, उसको नए नए टेक्निक सीखने को मिले। अब सपोज कीजिए कि अगर ऐसा ना करके हम लोग उस समय 100% एफडीआई दे दिए होते, तो क्या होता, हमारा जो देसी कंपनी है वो ना नया तकनीक सीख पाता और उनके पूंजी के प्रभाव में, वो जो पूंजी लाते उसके प्रभाव में हमारा देसी कंपनी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता। लेकिन ये हम लोग ऐसा नहीं किए। ये गलती क्यों नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास को सबक लिए कि भाई 500 साल पहले दिए थे, 500 साल पहले किसी का स्वागत किए थे, ठीक है। 500 साल पहले, सॉरी, जब आया था वास्को डी गामा कोची में, तो वहाँ पर क्या हुआ था,
जोमेरिन उसका वहाँ के जोमेरिन जो है स्वागत किया था। उसी का नतीजा क्या हुआ कि काफ़ी जो है ये देश का पूरा जो होता है सिस्टम ही गड़बड़ा गया। वर्षों साल, वर्षों सैकड़ों वर्ष कहिए, हम लोग गुलामी में बंधे रहे। तो यही है इतिहास, ये एक दर्शन की तरह है जो सिखाता है, जो वर्तमान में आपको निर्णय लेने की क्षमता देता है कि आपको भविष्य में क्या करना चाहिए, आपके भूत को दिखाते हुए, अतीत को दिखाते हुए। तो इतिहास यही है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इतिहास हमारे का पढ़ाई करना हमारे लिए जरूरी है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान, तो ये विज्ञान क्या है? क्या विज्ञान केवल लेबोरेटरी तक है? न्यूटन तो लेबोरेटरी में, न्यूटन पहले बाहर था, वहाँ पर वो सेब को गिरते देखा, तभी वो सोचा ना कि ये धरती की ओर क्यों आ रहा, तभी वो गुरुत्वाकर्षण की ओर उसका ध्यान गया। कहने का अर्थ क्या होता है कि विज्ञान किससे बना? सपोज से। और सपोज भी कैसे होता है? सपोज के लिए भी आपको एक जुड़ाव होना चाहिए, आपके माइंड को वो रास्ता भी तो मिलना चाहिए कि सपोज हो। उदाहरण के तौर पे इसको ऐसे समझिए, हम लोग शास्त्रों में पढ़ते थे पुष्पक विमान, पुष्पक विमान। तो माइंड में एक सपोज आया कि यार ऐसा हो सकता है कि हम वायु, यानी कि वायु भी एक मार्ग बन सकता है। हम पुष्पक विमान के बारे में एक चर्चा में रहा, और सिर्फ भारत ही नहीं, अगर आप अलग अलग देशों के भी इतिहास को देखें, यूनान ये सब का देखें, तो वो लोग भी ये ऐसा मानते थे कि हाँ देवता होते थे, वो लोग जो होते थे आकाश मार्ग से आते थे। हर देश में हम लोग अलग तरीके से पढ़ रहे, वो लोग अलग तरीके से पढ़ते, हम लोग अलग तरीके से मानते, वो लोग अलग। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ से एक सपोज आया। इस बात पर हम अभी कोई बहस नहीं कर रहे कि नहीं रामायण हो या महाभारत हो या अन्य देशों का जो भी वे लोग मानते हैं देवी देवताओं को लेकर के या अपने धर्म को, प्राचीनता को लेकर के, जो भी है वो सत्य है, असत्य है, प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, वास्तविक है या काल्पनिक है, वो एक लेकिन सपोज का एक क्षमता तो विकसित कर रहा है आपके अंदर। अब इसको ऐसे समझिए शॉर्ट में, हम लोग रामायण सीरियल में क्या देखते थे कि श्री राम तीर चला रहे हैं, चला करके वापस आ रहे, या फिर एक अस्त्र होता था उस समय ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र में एक मंत्र पढ़ा जाता था और छोड़ दिया जाता था, और जिसका नाम लेकर छोड़ा जाता था वो कहीं चला जाए धरती पर उसके पीछे पीछे जाता था। आम आदमी क्या करता था कि इसको वो साधारण रूप में लिया करे, यार ऐसा कोई इसको देवीय शक्ति माना और कोई इसको काल्पनिक माना, ये सब काल्पनिक है। अब इसको देखिए विज्ञान की नज़र में, एक व्यक्ति ऐसा था इस देश में, वो इसको साधारण घटना नहीं लिया, वो इस पर ऑब्जर्व किया और उसके बाद वो एक मिसाइल बनाया भारत के लिए। और वो एक ऐसा मिसाइल बना जिसका यही खासियत है कि वो ऑब्जेक्ट को जो होता है वो कैच करता है। जैसे आमतौर पे मिसाइल क्या होता है, लोकेशन को करता है, जैसे ये लोकेशन सेट किया गया, छोड़ दिया गया, उस लोकेशन पे जाएगा, धमाका कर देगा। वो एक ऐसा मिसाइल बनाया लोकेशन के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट को भी लॉक करता है। अब उसका क्या होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट लोकेशन से हट भी जाएगा तो मिसाइल भी अपना रूट बदल देगा, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मोस। कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र का ही ये आधुनिकरण हुआ। तो आम आदमी क्या किया, वो सिर्फ उसको देखा, कोई व्यक्ति देवीय शक्ति मान लिया, कोई व्यक्ति इसको एक घटना मान लिया, या फिर इसको कल्पना मान के छोड़ दिया। अब देखिए उस एपीजे अब्दुल कलाम, ये इस मिसाइल को कौन बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इस बात को रिसर्च करने पे नहीं निकला कि राम जी थे या नहीं थे, ये देवीय, ये जो तीर, ये जो छोड़ा जाता था उस समय ब्रह्मास्त्र, ये सच में होता था या फिर कल्पना था। वो कल्पना को भी मान करके क्या किया, उस कल्पना से भी एक वास्तविक बना दिया। उसके दिमाग में वो एक बीज डाला गया और उस बीज का ये पौधा निकला। यही होता है इतिहास। अभी इसका एक और है, जैसे कि 2012 या 13 में उस समय की जो भारत सरकार थी एक विवाद में फंसी थी कि जो राम सेतु है, केरल में भी राम सेतु को लेकर के आया था कि इसको बेचना, इसको बेचना चाह रही थी अमेरिका, इसको खरीदना चाह रहा था 24,000 करोड़ या समथिंग। उस समय जो विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी थी, जो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, और श्री राम से तो उनका कुछ खास जुड़ाव है। अब उसको आस्था से जुड़ाव कहिए, आस्था के कारण, या राजनीतिक जुड़ाव कहिए, जो भी कहिए, सबका अपना अपना नजरिया। तो उस समय वो इनके पूरे विरोध में आए। तो जब विरोध में आए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और वहाँ पे फिर दोनों पक्ष में तर्क वितर्क हुआ, क्या तोड़ना चाहिए नहीं था। तो उस समय एक पुस्तक आई थी, मैं लेखक का नाम भूल रहा हूँ, लक्ष्मण राव या ऐसे कोई थे,
उनके पुस्तक में एपीजे अब्दुल कलाम का रिसर्च डाला हुआ था कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जो है, जो राम सेतु है, जिसको कुछ लोग कहते हैं रामायण से जोड़ के देखते हैं, कुछ लोग इसको जो है प्राकृतिक मानते हैं कि नहीं ये प्रकृति है, कुछ लोग इसको ऐसे ही कल्पना का मान रहे हैं, नहीं ऐसे ही बन गया होगा, जो भी हो। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जब इस पे रिसर्च करके, उस पुस्तक के अनुसार एपीजे अब्दुल कलाम का रिसर्च करता है कि राम सेतु में इतना ऊर्जा का भंडार है कि ये भारत ही नहीं पूरा दुनिया हजारों साल तक उसको उपयोग कर सकता है। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया की बात कर रही है। और आपको बता दें कि केरल जो होता है दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम का भंडार कहाँ है? केरल में। और केरल भारत में, और भारत में कहाँ? केरल में। और भारत एकमात्र देश है जो थोरियम से परमाणु बम बनाता है। तो अब समझे, एपीजे अब्दुल कलाम इस बात पे रिसर्च करने नहीं गए श्री राम थे या नहीं थे, रामायण वास्तविक है या काल्पनिक, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो राम सेतु को वो संदर्भ में लिया कि राम सेतु का जिक्र है इतना पुराना साहित्य में, तो कुछ तो बात होगा। और रिसर्च में क्या पता चला भाई कि भाई यहाँ इतना ऊर्जा का भंडार है कि अब इसको हजारों साल तक पूरी दुनिया इसको उपयोग कर सकती है। तो यही है इतिहास, जो व्यक्ति को क्या कर रहा है, जो वर्तमान को एक दीपक की तरह है, मेरे शब्दों में इतिहास एक दीपक की तरह है जो कि वर्तमान को बताता है कि आपको भविष्य में किस तरह से चलना है, भविष्य में आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, किस पथ पे चलना है। तो यही है इतिहास का। तो हम लोग अब इतिहास के बारे में संक्षेप से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इतिहास शब्द का जो है इसका अर्थ क्या है। ये इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से बना है। पहला इति, पहला क्या बना है? इति। इति का मतलब है ऐसा ही। दूसरा है का मतलब है निश्चित रूप से, आस यानी था, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से था। इतिहास का मतलब क्या हो गया? ऐसा ही निश्चित रूप से था। ठीक है, यही हो गया इतिहास। अब देखते हैं हम लोग इसका आगे, इसका देखते हैं इसके बारे में। इसका प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है, एक प्राचीन, दूसरा विगत काल की घटनाएं, यानी उन घटनाओं का विषय में धारणा। ठीक है, यानी कि अगर सामान्य शब्दों में कहे तो मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। देखिए, अगर एक एक घटना को नोट करे, जैसे कोई व्यक्ति जीवनी लिखता है, अब अगर वो अपना पर डे का अगर वो लिखना शुरू कर दे तो पता है कितना बुक छपेगा। तो आप जीवनी में क्या किया जाता है? मुख्य घटनाओं को लिखा जाता है ना, एक विशिष्ट घटना जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा, जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उन्हीं बातों का ना जिक्र करता है। फिर जैसे कोई मूवी आई, MS धोनी आई, तो MS धोनी पर वो कौन से, जैसे उसमें एक विवाद आया कि भाई MS धोनी का एक भाई भी है, उसका सीन नहीं दिखा, तो शायद हो सकता है कि उसका कोई स्टोरी में वैसा कोई उसके जीवन में कोई नहीं रहा, अब उसकी सिस्टर का दिखाई, क्योंकि उसकी सिस्टर कई बार मोटिवेट करते दिखाई गई। यानी कि अब एक MS धोनी के लाइफ में जितने कैरेक्टर आए होंगे, अगर एक एक को फिल्म में दिखाने लगे तो फिर पता चला कि फिल्म तो नहीं बनेगी, वेब सीरीज बनाना पड़ता, और वो भी 5-6 पार्ट में बनता, मतलब 5-6 उसका सीजन आता, तब कंप्लीट होता। तो बात वही है। तो इसलिए इतिहास के बारे में क्या, मानव की विशिष्ट घटना, जो स्पेसिफिक इवेंट है, जो एकदम खास है, ठीक है, वही क्या है, उसी का नाम इतिहास है। या फिर प्राचीनता से नवीनता की यार, ठीक है, आप जो है कह सकते हैं इसको एंटीक्विटी से न्यूनेस की ओर, यानी प्राचीनता से आधुनिकता की ओर, मॉडर्नेंस की ओर जो आते हैं, और जो मॉडर्नेंस की ओर जो आते हैं, तो उससे संबंधित घटनाओं का जो वर्णन होता है उसी का नाम है इतिहास। हम जो प्राचीनता से आधुनिकता की आ रहे हैं, जो एंशियंट से जो पूर्व भूतकाल से जो भविष्य की ओर जो आ रहे हैं, और इस दौरान जो इससे जो संबंधित घटनाएं हैं उसी का वर्णन क्या है, इतिहास। जैसे अगर हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं? भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ जनपद, महाजनपद, फिर मौर्य, फिर इस तरह से। फिर हम लोग पढ़ते हैं भाई किस प्रकार यहाँ विदेशी आक्रमण का प्रभाव रहा, विदेशी आक्रमण तो शुरू से ही होता रहा। फिर हम लोग देखते हैं कि जब विदेशी आक्रमण में क्या प्रभाव पड़ा, क्या इसका राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। फिर हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार फिर व्यापार के नाम पर यहाँ पर जो है राजनीतिकरण हुआ। तो ये सब जो विशिष्ट घटना है वही पढ़ते हैं, यानी कि जो भूत से जो भविष्य की ओर आते गए। तो यही है, मानव जाति से जो संबंधित घटनाएं हैं प्राचीनता से नवीनता की ओर, वही है इतिहास। अब फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं।
ग्रीस के जो लोग हैं इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, जिसको हम लोग हिस्ट्री भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। क्या होता है? बुनना, वेब, जैसे बुनते हैं ना एक एक, यानी कि जो घटनाएं घटी है, जो विशिष्ट घटनाएं घटी है, उसी को जो एक एक सेट किया जाता है, बुना जाता है एक एकदम क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। एक घटनाओं को एक सभ्यता के तौर पे, एक संस्कृति को सभ्यता संस्कृति को प्रेजेंट करते हुए, राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रेजेंट करते हुए जो बुना जाता है, उसी को कहा जाता है इतिहास। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को, ठीक है। इसका जन्म 484 ईस्वी पूर्व में एशिया के माइनर्स के हेलिकॉर्नस में हुआ था। रोमन दार्शनिक सिरो ने हेरोडोट्स को इतिहास का जनक तथा इतिहास का पिता कहा। तो हेरोडोट्स का इतिहास का पिता किसने कहा है? रोमन दार्शनिक सिसरो ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आधुनिक इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो वर्तमान में जो है, जो वर्तमान समय में जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? बिशप विलियम स्टब्स को। किसको? बिशप विलियम स्टब्स को। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज को, ठीक है। मेगास्थनीज, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, मेगा होगा, मैग हो गया है। ये कहाँ का था? यूनान का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में, किसमें? इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में बताया था। अब इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये जर्मन भाषा के गेस्टीचटे शब्द से हुई है। कहाँ से? जर्मन भाषा के गेस्टीचटे शब्द से, जिसका अर्थ होता है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य वर्णन, यानी कि जो घटनाएं घट चुकी है विगत, यानी कि पिछले तिथियों में, ठीक है, उसी का जो होता है विशेष एवं बोधगम्य विवरण ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरे शब्द से लिया गया। कहाँ से? हिस्टोरे। और हिस्टोरे शब्द का अर्थ क्या होता है? इसी का अर्थ होता है वाद विवाद। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हेरोडोट्स ने, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसको इतिहास का पिता किसने कहा था? रोम दार्शनिक सिसरो ने, ठीक है। तो अगर सिंपल सी अगर इन जितने अब तक हम लोग देखे हैं परिभाषाओं को देखे, इन सारे परिभाषाओं को अगर एक लाइन में प्रस्तुत करना हो इतिहास का परिचय के लिए, तो सिंपल सा क्या है कि अतीत की परंपराओं को वर्तमान में सुरक्षित रखकर अतीत में संप्रेषित करना ही इतिहास कहलाता है। यानी कि जो हमारा अतीत की परंपरा है उसको वर्तमान में रखे, फिर अतीत के साथ उसको जोड़ते हुए अपना भविष्य के लिए जो सीख लिए, भविष्य के लिए जो उसको जोड़े, भविष्य के लिए जो निर्णय के लिए जो उसको जोड़ते हैं, वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो आप लोग, उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इतिहास का पढ़ाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो एक विवाद चलता है हमारे देश में कि कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास का पढ़ाई बेकार है, नहीं होना चाहिए, ये छात्रों का समय बर्बाद करता, कुछ लोगों का नहीं ये होना है। तब उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इतिहास का पढ़ाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा बोलेंगे तो शायद हम विवाद में पड़ जाएंगे। तब हम लोग आगे चलते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में समझते हैं। भारतीय इतिहास का विभाजन, ठीक है। भारतीय इतिहास का विभाजन सबसे पहले किया गया जेम्स मिल के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा, सांप्रदायिकता के आधार पर। किसके आधार पर? सांप्रदायिक, ठीक है। तो सांप्रदायिकता के आधार पर इसने कैसे बांटा? हिंदू युग, मुस्लिम युग, आधुनिक या ब्रिटिश युग। तो ये शुरू से लेकर के 1000 ईस्वी तक क्या किया? इसको हिंदू युग कहा। फिर 1000 ईस्वी के बाद से लेकर के 1800 तक को कहा ये मुस्लिम एज है। और उसके बाद ये कहा आधुनिक युग है। यानी ये अपने आप को ये दिखाने का कोशिश किया, हमारे आने से पहले ये लोग आधुनिक नहीं थे, ये लोग यहाँ के लोग धर्म में बटे हुए थे। अब वास्तविकता ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, इसका ऐसा कोई वास्तविकता था नहीं। जेम्स मिल के बाद जो है संप्रभुता के आधार पर इसका इतिहास किया। अब इसमें एक खास बात समझिए कि जेम्स मिल ना तो कभी भारत आया था, ना ही उसको कोई भारतीय भाषा का ज्ञान था। वो ना कभी इंडिया आया, ना उसको ज्ञान था। बिल्कुल उसी तरह वो व्यक्ति जो भारत पाकिस्तान के बीच लाइन बनाया, उस बेचारे को पता ही नहीं था कि वो कभी उससे पहले आया भी नहीं था। बस वो क्या किया था? पुलिस स्टेशन के आधार पे भारत पाकिस्तान का लाइन बना दिया था। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने आदिकाल से लेकर 18वीं सदी तक के अंत तक का इतिहास हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, जो 1818 में प्रकाशित हुई। अब जेम्स मिल के बाद एक IES अधिकारी था, विसेंट आर्थर स्मिथ। विसेंट आर्थर स्मिथ, इनका एक पुस्तक आया 1904 में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
क्या था उस पुस्तक का नाम? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसने भी क्या किया, जेम्स मिल के ही तरह विभाजन किया 3 भागों में, यही सांप्रदायिकता के आधार पर, कम्युनिज्म के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। इन लोगों का उद्देश्य सिर्फ इतना था दिखाना कि भाई ब्रिटेन, हम लोगों के आने के बाद ही इस देश में आधुनिकता आई है, इससे पहले ये आधुनिक नहीं थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। इन्होंने भी रखा। अब जो वर्तमान भारतीय इतिहास का जो विभाजन का श्रेय है, ये किसको जाता है? ये जाता है राष्ट्र इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार। कौन है ये? डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार को वर्तमान इतिहास के विभाजन का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने कितने भागों में बांटा? इन्होंने 3 भागों में बांटा। प्राचीन काल, यानी कि जिसको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये कितना है? प्रारंभ से 1000 ईस्वी। दूसरा है मध्यकाल, ठीक है, जिसको हम लोग आधुनिक मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, ठीक है। ये है 1000 ईस्वी से 1818 ईस्वी। तीसरा है आधुनिक काल, जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास कहते हैं, ये 1818 ईस्वी से आज तक। इतिहास के 4 अंग माने जाते हैं: काल, व्यक्ति, स्थान और घटना। टाइम, पर्सन, प्लेस एंड इवेंट, ठीक है। इतिहास के 4 अंग माने जाते हैं: टाइम, पर्सन, प्लेस एंड इवेंट। यानी कि आप किसी इतिहास का 4 अंग का मतलब होता है, आप किसी भी को ऐतिहासिक रूप से तब माना जाता है जब उससे उसका काल का भी पता हो, व्यक्ति का भी पता हो, स्थान का भी पता हो, घटना का भी पता हो। जैसे रामायण को अभी हम लोग गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार इतिहास नहीं माना जाता, या महाभारत को। क्यों? क्योंकि रामायण के व्यक्ति के बारे में पता है, घटना के भी बारे में पता है, लेकिन काल का भी कोई निर्धारण नहीं हुआ है, यानी समय का भी कोई निर्धारण नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और स्थान का भी यही बात है। जिस दिन रामायण और महाभारत का भी समय का और स्थान का वैज्ञानिक तरीके से इसका प्रमाणिकता मिल जाएगा, फिर उसको इतिहास में काउंट किया जाएगा। ये सवाल एक्चुअली आ जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो इसलिए समय। हाँ, अब जो लोग आस्था से मानते हैं कि हाँ भाई रामायण हमारा इतिहास था, महाभारत हमारा, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड अभी नहीं माना जाता, अब चाहे सरकार किसी की भी हो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इतिहास का दर्शन, ठीक है। तो इतिहास दर्शन का जो जनक है वो कौन है? वोल्टेयर को माना जाता है, ठीक है। इतिहास दर्शन का जो जनक है वो वोल्टेयर को माना जाता है। और अब इसका है कि दर्शन है, तो भाई आखिर दर्शन है तो ये क्या, इसका दर्शन का, इस दर्शन का क्या महत्व है? तो ये तो शुरुआत में भी बता चुके, महत्व क्या है, क्या जरूरी है। तो यही यहाँ है, इतिहास क्या है? वर्तमान और भूतकाल को समझने में मदद करता है। ये अन्य विषयों को भी समझने में मदद करता है, ये अन्य विषयों को भी समझने में मदद करता है। देखिए, इतिहास से आपको भूगोल भी समझने में मदद करेगा, किसी क्षेत्र के लोगों का मेंटलिटी को भी समझने में मदद करता है इतिहास से। अगर आप कहते हैं ना, अरे उनका तो इतिहास ही ऐसा, गांव में नहीं कहता है, अरे वो तो होगा ही ना, उसका तो इतिहास ही ऐसा, उस क्षेत्र का इतिहास ही ऐसा, अरे उस खानदान का इतिहास ही ऐसा है, ऐसा कहते हैं, सुनते होंगे। तो ये अन्य विषयों को समझने में मदद करता है। ये आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को भी समझने में मदद करता है, स्वाभाविक है। ये मनुष्य के सोचने की क्षमता को मजबूत करता है। कैसे करता है वो पहले ही बता चुके हैं, ये इतिहास है। जैसे पहले अब्दुल कलाम का हम एग्जाम्पल दे चुके हैं। और इतिहास का एक और महत्व है जो समझिए। देखिए, इतिहास क्या है? ये राज व्यवस्था का आधुनिक का रूप है, जो यानी कि ये समझिए, कल जो राज व्यवस्था था वही आज इतिहास है, आज जो राज व्यवस्था है वही कल इतिहास बनेगा। जो कल राज व्यवस्था था वो आज इतिहास है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, क्या पढ़ते हैं? भारत में संवैधानिक विकास, तो अभी ये इतिहास है। उस समय, आज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? इतिहास है, लेकिन उस समय तो वह राज व्यवस्था था। आज 1935 का भारत शासन अधिनियम इतिहास है, बट उस समय तो वह राज व्यवस्था था। आज रोलेट एक्ट इतिहास है, लेकिन उस समय तो राज व्यवस्था था। आज अशोक के जो स्तंभ होते हैं, जो अशोक के जो स्तंभ प्राप्त होते हैं, शिलालेख प्राप्त होते हैं, ये इतिहास है, लेकिन उस समय उसका वह संविधान था। यानी कि कल जो राज व्यवस्था था वही आज इतिहास है, और आज जो राज व्यवस्था है वो कल इतिहास बनेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इतिहास क्या है, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है, क्या महत्व है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग
नेक्स्ट कल के क्लास में पढ़ेंगे इतिहास का क्षेत्र, इतिहास का क्या क्या क्षेत्र है। फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, एंशिएंट तो चल ही रही है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी चलना शुरू होगी। ठीक है, जिन लोगों को डाउट हो वो अपना कमेंट में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं।